जैसे किसी हड्डी का एक्सरे किया जाता है ना, तो एक क्लियर वाइट लाइन दिखती है और डॉक्टर तुरंत पॉइंट करके बता देता है कि फ्रैक्चर कहाँ पर है। सब कुछ बहुत क्लिनिकल, क्लियर और एकदम प्रिसाइज लगता है। हाँ बिल्कुल, एक कंफर्ट होता है इस क्लैरिटी में। राइट। हमारी आम समझ में भी लॉज और सोसाइटी के रूल्स कुछ ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल बाइनरी। मतलब या तो रूल टूटा है या नहीं टूटा, या तो कोई चीज लीगल है या इलीगल है। सही बात है। सोसाइटी में एक आम धारणा होती है कि हर समस्या को कैटेगराइज किया जा सकता है, एक ब्लैक एंड व्हाइट लेंस से देखा जा सकता है, पर लॉ हमेशा इतना सीधा नहीं होता। और यही सबसे बड़ा कैच है। जब सोसाइटी के पुराने गहरे फ्रैक्चर्स को देखा जाता है, वो फ्रैक्चर्स जो सैकड़ों सालों से हमारे सोशल फैब्रिक यानी सामाजिक ताने बाने में मौजूद हैं, तो अचानक से वो सीधी एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। एग्जैक्टली। वहाँ एक ऐसी डायग्नोस्टिक रियलिटी मिलती है जो काफी कॉम्प्लेक्स और थोड़ा मर्की है। हाँ, और आज के इस डीप डाइव में इसी मर्कीनेस को क्लियर किया जाएगा। द केसरी नंदन एकेडमी के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1 नोट्स को बेस बनाकर आज एक बेहद जरूरी टॉपिक पर चर्चा होने वाली है। हमारा मिशन है राइट टू इक्वालिटी के 2 सबसे पावरफुल हिस्सों को गहराई से समझना। आर्टिकल 17 यानी एबलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और आर्टिकल 18 यानी एबलिशन ऑफ टाइटल्स। ये दोनों आर्टिकल्स वैसे अगर इनको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव हिस्से माने जाते हैं। बिल्कुल। इन्हें सिर्फ लीगल प्रोविजंस की तरह देखना इनके साथ नाइंसाफी होगी। ये दरअसल एक ऐसी सोसाइटी के लिए ब्लूप्रिंट है जो अपने सदियों पुराने प्रेजुडिसेस और डिस्क्रिमिनेशन को पीछे छोड़ना चाहती थी। ओके, चलिए इसको अनपैक करते हैं। इस डीप डाइव का मकसद सिर्फ एग्जाम के लिए लीगल पॉइंट्स को रटना नहीं है। मकसद ये समझना है कि कैसे हमारे संविधान ने एक लंबे समय से चले आ रहे सोशल इवल्स और एक आर्टिफिशियल एरिस्टोक्रेटिक क्लास को एक ही स्ट्रोक में खत्म करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया। एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर इतनी बड़ी सोसाइटी को बदलने की ताकत होना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। नहीं, ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक बहुत ही केयरफुली डिजाइन किया गया लीगल आर्किटेक्चर है। आर्टिकल 17 और 18 की डेप्थ को समझने से पहले फंडामेंटल राइट्स के बेसिक डीएनए को समझना बहुत जरूरी है। आमतौर पर ना ज्यादातर फंडामेंटल राइट्स नेचर में वर्टिकल होते हैं। वर्टिकल, इस वर्टिकल कॉन्सेप्ट को थोड़ा और सिंपल भाषा में ब्रेक डाउन किया जा सकता है क्या? जरूर, मैं समझाता हूँ। वर्टिकल का सीधा सा मतलब है कि ये राइट्स आम नागरिकों को स्टेट के खिलाफ मिलते हैं। अच्छा। अब यहाँ स्टेट का क्या मतलब है? सोर्स मटेरियल के मुताबिक आर्टिकल 12 के तहत स्टेट को डिफाइन किया गया है, जिसमें सरकार, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स और लोकल अथॉरिटीज वगैरह आते हैं। राइट। तो अगर कोई सरकारी एजेंसी किसी नागरिक के फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है तो वो सीधा कोर्ट जा सकता है। ये एक वर्टिकल रिलेशनशिप है, नीचे एक आम सिटीजन और ऊपर पावरफुल स्टेट। समझ गए। लेकिन आर्टिकल 17 के केस में संविधान निर्माताओं ने एक बहुत ही अलग और ग्राउंड ब्रेकिंग अप्रोच अपनाई है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को उसके हर फॉर्म में अबॉलिश करता है। और सबसे बड़ी बात, नोट्स ये क्लियर करते हैं कि ये एक हॉरिजॉन्टल राइट है। वेट, यहाँ एक बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन दिमाग में आता है। अगर संविधान का मेन काम सरकार की पावर को लिमिट करना है और ये इंश्योर करना है कि स्टेट तानाशाही ना करे, तो आर्टिकल 17 प्राइवेट सिटीजन्स को क्यों टारगेट कर रहा है? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। मतलब एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, या समाज का एक वर्ग दूसरे वर्ग के साथ क्या व्यवहार कर रहा है, उसमें संविधान डायरेक्टली एंट्री क्यों मार रहा है? इसका जवाब इंडिया की स्पेसिफिक हिस्ट्री में छुपा है। संविधान बनाने वालों को इस बात का पूरा एहसास था कि इस देश में सबसे खतरनाक सोशल इवल्स सरकार के दफ्तरों से नहीं आए हैं, वो सोसाइटी के अंदर से पैदा हुए हैं। ओह राइट। अगर ध्यान दिया जाए तो हिस्टोरिकली यहाँ एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ रूलर्स या बाहरी हमलावरों ने नहीं किया, बल्कि सोसाइटी के एक डोमिनेंट सेक्शन ने दूसरे कमजोर सेक्शन पर किया है। सही बात है। अगर संविधान सिर्फ स्टेट के एक्शंस को लिमिट करता तो सोसाइटी के अंदर जो अनइक्वल पावर डायनामिक्स थे वो वैसे ही चलते रहते। हॉरिजॉन्टल राइट होने का मतलब है कि आर्टिकल 17 सिर्फ स्टेट के खिलाफ नहीं, बल्कि डायरेक्टली प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी एनफोर्सेबल है। वाओ, इसको समझने के लिए एक एनालॉजी सोची जा सकती है। जैसे एक आम धारणा होती है कि संविधान एक फायरवॉल की तरह है। फायरवॉल का काम होता है
बाहरी वायरस यानी स्टेट टिरनी या सरकार के ओवररीच को रोकना। बिल्कुल। लेकिन यहाँ आर्टिकल 17 एक एंटीवायरस स्कैन की तरह काम कर रहा है। ये सोसाइटी के इंटरनल सिस्टम में डीपली एम्बेडेड पुराने करप्ट सॉफ्टवेयर को ढूंढकर परमानेंटली डिलीट करने की कोशिश कर रहा है। अनटचेबिलिटी एक ऐसा ही करप्ट सॉफ्टवेयर था ना, जिसने सदियों से सिस्टम को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया था। ये एंटीवायरस और फायरवॉल वाली एनालॉजी उस मैकेनिज्म को बिल्कुल सही तरह से कैप्चर करती है। फायरवॉल बाहर के अटैक से बचाता है, लेकिन एंटीवायरस अंदर की बीमारी को, उस इंटरनल रॉट को ठीक करता है। हाँ, और इस स्पेसिफिक इंटरनल स्कैन की जरूरत इसलिए सबसे ज्यादा थी क्योंकि अनटचेबिलिटी कोई छोटा मोटा डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। ये एक इंडिविजुअल का नहीं, पूरी की पूरी कम्युनिटीज का सिस्टमैटिक डिह्यूमनाइजेशन था। सही कहा। इसे सिर्फ जनरली बैन करना काफी नहीं था, इसे स्पेसिफिकली और एक्सप्लिसिटली अबॉलिश करना जरूरी था, ताकि डिस्क्रिमिनेशन का कोई एक छोटा सा लूप होल भी ना बचे। लेकिन एक डाउट अभी भी बनता है, सिर्फ किसी चीज को पेपर पर अबॉलिश बोल देने से या किसी रूल बुक में लिख देने से वो रातों रात ग्राउंड रियलिटी से तो गायब नहीं हो जाती। नहीं, बिल्कुल नहीं होती। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीवायरस को सोसाइटी के अंदर एक्चुअल पावर कहाँ से मिलती है? जमीन पर इसे लागू कैसे किया जाता है? और यही चीज आर्टिकल 17 को इतना यूनिक बनाती है। ये सिर्फ एक मॉरल गाइडलाइन या खोखला डिक्लेरेशन नहीं है। अच्छा। आर्टिकल 17 एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करता है कि अनटचेबिलिटी से उत्पन्न होने वाली किसी भी डिसेबिलिटी को एनफोर्स करना एक ऑफेंस है, पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। यानी इस प्रैक्टिस को किसी भी तरह से आगे बढ़ाना एक स्ट्रिक्ट क्रिमिनल ऑफेंस है। एग्जैक्टली। और इस प्रोविजन को एक्चुअल टीथ यानी ग्राउंड पावर देने के लिए संविधान ने पार्लियामेंट को स्पेशल लॉज बनाने का अधिकार दिया। इसी के तहत पार्लियामेंट ने प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 इनैक्ट किया, जो इन ऑफेंसेस के लिए स्पेसिफिक सजाएं तय करता है। Here's where it gets really interesting, क्योंकि लॉज तो दुनिया भर के बनते हैं, पर उनका फाउंडेशनल पर्पस क्या है, उस थ्योरी को समझना बहुत जरूरी है। द केसरी नंदन अकेडमी के नोट्स में प्रीएम्बल और सोशल जस्टिस के कॉन्सेप्ट का जिक्र है। हाँ, ये एक बहुत क्रूशियल लिंक है। सोर्स मटेरियल इस बात पर जोर देता है कि सोशल जस्टिस का प्राइमरी एलिमेंट है एब्सेंस ऑफ सोशली प्रिविलेज्ड क्लासेस। सही बात है। यानी एक ऐसी सोसाइटी बनाना जहां कास्ट, क्रीड या रिलीजन के आधार पर किसी के पास कोई स्पेशल प्रिविलेज ना हो और किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। बिल्कुल। और अगर हम इसको बिगर पिक्चर से जोड़ें तो आर्टिकल 17 दरअसल इस सोशल जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है। इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझा जा सकता है कि किसी भी देश में ना दो तरह की मोरालिटी एग्जिस्ट करती है। ओके, दो तरह की। हाँ, एक होती है कॉमन मोरालिटी या सोसाइटी की पब्लिक मोरालिटी। ये वो मोरल्स होते हैं जो सादियों के कस्टम्स, ट्रेडिशंस और कई बार डीपली रूटेड प्रेजुडिसेस पर बेस्ड होते हैं। राइट। दूसरी तरफ होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जो प्योरली जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के ऊंचे आदर्शों पर बेस्ड होती है। ओ, इसका मतलब जब सोसाइटी की कॉमन मोरालिटी ये कहती थी कि छुआछूत करना नॉर्मल है या ये किसी पुरानी परंपरा का हिस्सा है, तो संविधान ने उस पूरी कॉमन मोरालिटी को ही सिरे से रिजेक्ट कर दिया। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक काउंटर मेजॉरिटेरियन टूल की तरह काम आती है। एग्जैक्टली। ये काउंटर मेजॉरिटेरियन कॉन्सेप्ट को थोड़ा विस्तार से समझना जरूरी है, क्योंकि ये लीगल फ्रेमवर्क का एक बहुत अहम हिस्सा है। काउंटर मेजॉरिटेरियन का सीधा मतलब है कि अगर देश की मेजॉरिटी आबादी किसी बात को सही मानती है, लेकिन वो बात संविधान के आदर्शों के खिलाफ है, तो संविधान उस मेजॉरिटी को रोक देगा। वाओ! यानी अगर 99% लोग भी किसी गलत आदत या डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेडिशन को फॉलो करते हों, तो भी संविधान उस 1% मार्जिनलाइज्ड आबादी की आवाज को दबने नहीं देगा। ये सच में पावरफुल है। आर्टिकल 17 इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसने ओपनली डिक्लेयर कर दिया कि चाहे मेजॉरिटी जो भी सोचे, अनटचेबिलिटी गलत है और इसके लिए सजा मिलेगी। ये मैकेनिज्म सोसाइटी को उसके अपने सबसे बुरे इंस्टिंक्ट से बचाता है। तो पहले सेगमेंट को अगर समराइज किया जाए तो ये क्लियरली एस्टैब्लिश होता है कि आर्टिकल 17 सोसाइटी के सबसे मार्जिनलाइज्ड और दबाए गए लोगों को ऊपर उठाता है, उन्हें उनकी छीनी हुई डिग्निटी वापस देता है। बिल्कुल। पर अब इस डीप डाइव को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, उसी क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ, यानी आर्टिकल 18। क्योंकि देखिए, अगर हमने आर्टिकल 17 से सोसाइटी के सबसे नीचे दबाए गए लोगों को उठा दिया, तो क्या इक्वालिटी अचीव हो गई? शायद नहीं। बैठे हैं तो बैलेंस कैसे बनेगा?
इस टॉप हेवी बैलेंस को ठीक करने के लिए ही एंट्री होती है आर्टिकल 18 की, जो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस को पूरा करता है। ये पर्सपेक्टिव बिल्कुल सटीक है। आर्टिकल 18 स्पेसिफिकली अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स यानी उपाधियों को खत्म करने की बात करता है। ये आर्टिकल स्टेट को किसी भी पर्सन को कोई भी टाइटल देने से रोकता है। अच्छा। अब इसके पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? एक आर्टिफिशियल एरिस्टोक्रेटिक क्लास की क्रिएशन को प्रिवेंट करना। अगर कॉलोनियल हिस्ट्री को देखा जाए तो ब्रिटिश क्राउन का एक सेट पैटर्न था। वो अपने लॉयल सब्जेक्ट्स को जो उनकी हुक्मरानी में मदद करते थे टाइटल्स दिया करते थे। जैसे वो सर, नाइटहुड, राय बहादुर, ये सब। हाँ, एग्जैक्टली। राय बहादुर, राज साहब या दीवान बहादुर। इन टाइटल्स का मकसद सोसाइटी में एक ऐसी आर्टिफिशियल क्लास बनाना था जो आम हिंदुस्तानियों से खुद को ऊपर समझे और ब्रिटिश राज के प्रति वफादार रहे। जो कि प्रियम्बल के कोर प्रिंसिपल यानी इक्वालिटी ऑफ स्टेटस के बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर संविधान हर नागरिक को स्टेटस की इक्वालिटी गारंटी करता है, तो स्टेट किसी एक नागरिक को दूसरे नागरिक से ऑफिशियली या लीगली बड़ा कैसे बना सकती है? ये तो पूरे इस डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की ही जड़ काट देगा। और इसी वजह से आर्टिकल 18 ने ऐसी सभी खोखली उपाधियों को एबॉलिश कर दिया। इंडिपेंडेंट इंडिया में ऐसे किसी भी कॉलोनियल हैंगओवर की कोई जगह नहीं थी। लेकिन जैसा कि लॉ में होता है ना, यहाँ भी एक्सेप्शंस हैं, और इन एक्सेप्शंस के पीछे का लॉजिक बहुत सॉलिड है। ओह, एक्सेप्शंस भी हैं। हाँ, आर्टिकल 18 सभी टाइटल्स को बैन करता है सिवाय मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस के। इन्हें अलाउ किया गया है। यहाँ थोड़ा पुशबैक बनता है। एक सवाल उठना लाजमी है कि अगर इक्वालिटी ही एब्सोल्यूट गोल है, अगर सबको एक समान लाइन पर खड़ा करना ही मकसद है, तो सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स ही क्यों अलाउड है? बाकी सब क्यों हटा दिए गए? क्या इससे दोबारा इनइक्वालिटी नहीं आएगी? ये एक बहुत ही वैलिड आर्ग्यूमेंट है, और वैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर काफी लंबा डिबेट हुआ था। पर यहाँ अर्न्ड और अनअर्न्ड डिस्टिंक्शन को समझना पड़ेगा। अर्न्ड और अनअर्न्ड। हाँ, संविधान निर्माता एब्सोल्यूट फ्लैट इक्वालिटी नहीं चाहते थे, जहां मेहनत को रिवॉर्ड ना किया जाए। एकेडमिक टाइटल्स जैसे कि डॉक्टर या प्रोफेसर और मिलिट्री रैंक्स जैसे मेजर, कर्नल या गैलेंट्री अवार्ड्स जैसे परमवीर चक्र, ये टाइटल्स किसी की कृपा से या पैदाइशी अधिकार से नहीं मिलते। सही बात है। इनके पीछे बरसों की पढ़ाई, ट्रेनिंग और देश के लिए दी गई कुर्बानी होती है। ये पर्सनल मेरिट और पब्लिक सर्विस का रिफ्लेक्शन है। हाँ, अब इस पॉइंट पर क्लैरिटी आई। इसको एक एनालॉजी से विजुलाइज किया जा सकता है। एकेडमिक या मिलिट्री टाइटल्स एक हार्ड अर्न्ड करेंसी की तरह है। एक ऐसी करेंसी जिसे कमाने के लिए इंसान ने अपना पसीना बहाया है, मेहनत की है। बिल्कुल। जबकि पुराने जमाने के दरबारी या दिखावे वाले टाइटल्स सिर्फ और सिर्फ अनअर्न्ड प्रिविलेज थे। वो पैदाइश से या फिर क्राउन की एक छोटी सी फेवर की वजह से मिलते थे। इसका मतलब है कि हमारा संविधान अर्न्ड मेरिट को पूरी रिस्पेक्ट देता है, लेकिन किसी भी तरह के अनअर्न्ड प्रिविलेज या आर्टिफिशियल सोशल हायरार्की को टॉलरेट नहीं करता। ये हार्ड अर्न्ड करेंसी वाली एनालॉजी इस पूरी फिलॉसफी को सम अप कर देती है। संविधान मेरिटोक्रेसी को प्रमोट करता है, एरिस्टोक्रेसी को नहीं। सोसाइटी में ऐसी डिस्टिंक्शंस जो एक्सेलेंस और मेहनत की वजह से हैं, वो वेलकम है। पर जो टाइटल सिर्फ सोशल सुपेरियरिटी दिखाने के लिए हैं, जिनका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ने पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। तो ये फ्रेमवर्क तो क्लियर हो गया जब बात इंडिया की अपनी सरकार की आती है। द इंडियन स्टेट ऐसे कोई दिखावे वाले टाइटल्स नहीं दे सकती। पर ग्लोबल स्टेज पर इसका क्या असर होगा? अगर इंडियन स्टेट ऐसे टाइटल्स नहीं दे रही, तो क्या एक नागरिक किसी फॉरेन कंट्री के पास जाकर वहां की सरकार से कोई चमकता हुआ नया टाइटल ले सकता है? यहां पर तो एक बड़ा लूपहोल दिख रहा है। संविधान बनाने वालों की दूरदृष्टि यहाँ साफ झलकती है। उन्होंने इस एक्सटर्नल लूपहोल को बहुत ही बखूबी और एयरटाइट तरीके से क्लोज किया है। अच्छा, वो कैसे? नोट्स में इसके 2 अहम पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं। पहला और सबसे सीधा रूल यह है कि इंडिया का कोई भी सिटीजन किसी भी फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इस पर एब्सोल्यूट बैन है। तो सिटीजन्स के लिए तो रास्ता पूरी तरह बंद है। लेकिन वेट, ये बैन तो सिर्फ देश के नागरिकों पर लागू हुआ ना? अगर किसी फॉरेन नेशनल्स यानी नॉन सिटीजन को हमारी सरकार ने किसी बड़े प्रोजेक्ट या पोजीशन पर बैठाया हो, तो उस पर तो ये स्पेसिफिक सिटीजन वाला बैन लागू नहीं होगा। ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है, और इसका जवाब आर्टिकल 18 के दूसरे हिस्से में है। दूसरा पॉइंट स्पेसिफिकली नॉन सिटीजन्स को एड्रेस करता है। ओके। इस प्रोविजन के मुताबिक अगर कोई नॉन सिटीजन इंडिया में स्टेट के अंदर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट होल्ड करता है, तो वो किसी फॉरेन स्टेट से
कोई टाइटल, गिफ्ट, एमोल्यूमेंट या ऑफिस एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? वो ऐसा सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट की कंसेंट यानी राष्ट्रपति की सहमति के बिना नहीं कर सकता। अगर सहमति मिलती है तो कर सकता है। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? यहाँ एक टेक्निकल टर्म आया है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसको अगर आम भाषा में समझा जाए तो इसका मतलब है सरकार में कोई भी ऐसी पोजीशन या पद जहां से उस व्यक्ति को सैलरी, अलाउंस या कोई सिग्निफिकेंट पावर मिलती हो। सही पकड़ा। अगर कोई नॉन सिटीजन ऐसी पोजीशन पर बैठा है तो उस पर डायरेक्टली ये स्ट्रिक्ट रूल्स लागू होंगे। लेकिन यहाँ एक वाई वाला क्वेश्चन और बनता है। अगर परमिशन लेनी ही है तो स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट की ही कंसेंट क्यों जरूरी है? प्राइम मिनिस्टर या किसी दूसरे मिनिस्टर की कंसेंट क्यों नहीं चल सकती? देखिए, इस वाई के पीछे का लॉजिक बहुत डीप है। प्रेसिडेंट देश के हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। वो डे टू डे पॉलिटिक्स या किसी पॉलिटिकल पार्टी के पार्टिजन इन्फ्लुएंस से ऊपर माने जाते हैं। एक फॉरेन टाइटल या गिफ्ट सिर्फ एक पेपर या मेडल नहीं होता। जब कोई फॉरेन स्टेट एक टाइटल या गिफ्ट देती है तो उसके साथ एक इनविजिबल स्ट्रिंग अटैच होती है, एक ऑब्लिगेशन या एहसान जुड़ जाता है। एग्जैक्टली। अगर अप्रूवल पावर किसी पॉलिटिकल मिनिस्टर के पास होती तो शायद वहां लॉबिंग हो सकती थी। प्रेसिडेंट की ऑफिस इंश्योर करती है कि इस मैटर को प्योर नेशनल इंटरेस्ट और एक अनबायस्ड लेंस से देखा जाए। ये इनविजिबल स्ट्रिंग वाला पॉइंट बहुत गहरा है। इसको इस तरह से इमेजिन किया जा सकता है कि मान लीजिए किसी फॉरेन कंट्री ने हमारी सरकार के किसी अहम पोजीशन पर बैठे ऑफिसर, चाहे वो नॉन सिटीजन ही क्यों ना हो, को नाइट बना दिया या कोई बड़ा अवार्ड दे दिया। अब कल को जब कोई डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन होगी या कोई सेंसिटिव ट्रेड डील होगी तो वो ऑफिसर नेचुरली मेंटली कॉम्प्रोमाइज्ड फील कर सकता है। उसकी लॉयल्टी डिवाइडेड हो सकती है। और अगर आप मिस्ट्री के पन्नों को पलटे ना तो ईस्ट इंडिया कंपनीज का प्राइम एग्जाम्पल है। ओह हाँ। 17वीं और 18वीं सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में सिर्फ ट्रेडर्स बनकर आई थी। उन्होंने धीरे धीरे लोकल नवाबों और ऑफिशियल्स को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए, उन्हें फेवर्स दिए और बदले में उनकी वफादारी खरीद ली। संविधान निर्माता न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए इस कॉलोनियल पीटीएसडी से गुजर चुके थे। सही बात है। वो जानते थे कि फॉरेन इन्फ्लुएंस कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए ये प्रोविजन सिर्फ टाइटल बैन करने के लिए नहीं थे। ये एक तरह से हमारी सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता को इंसुलेट करने का एक सॉलिड मैकेनिज्म थे। किसी भी स्टेट ऑफिशियल की लॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टेट और उसके संविधान के प्रति होनी चाहिए। इस पूरे सिस्टम की डिजाइन कितनी इंट्रिकेट है। अगर आर्टिकल 17 और 18 दोनों को एक साथ जूम आउट करके देखा जाए तो साफ दिखता है कि ये दोनों आइसोलेटेड रूल्स नहीं हैं। ये दोनों मिलकर एक बड़ी मशीनरी के दो अलग अलग गियर्स की तरह काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही दिशा में सोचा जा रहा है। ये मशीनरी आखिर अचीव क्या कर रही है? एक लेवल प्लेइंग फील्ड, एक ऐसी फील्ड जहां बर्थ या पैदाइश के आधार पर किसी को एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं मिलता। तो अगर आज के इस पूरे डीप डाइव के एसेंस को रैप अप किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 17 और 18 सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की एक टेक्स्ट बुक के दो पुराने क्लॉजेज नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सोशल रेवोल्यूशन है। सही कहा। एक तरफ आर्टिकल 17 जमीन पर जाता है, सोसाइटी के सबसे डार्क और डिस्क्रिमिनेटरी सॉफ्टवेयर को ढूंढता है, अनटचेबिलिटी को एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाता है और सीधे सोसाइटी के अंदर बैठे प्रेजुडिस पर अटैक करता है। हाँ। और दूसरी तरफ आर्टिकल 18 ऊपर देखता है, उस एरिस्टोक्रेसी के सीलिंग को तोड़ता है और अनअर्न्ड प्रिविलेजेस या दिखावे वाले टाइटल्स को कंप्लीटली बैन कर देता है। साथ ही कंट्री को फॉरेन इन्फ्लुएंस से भी बचाता है। दोनों एक ही फंडामेंटल गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, एक ट्रूली इगैलिटेरियन सोसाइटी का निर्माण। और यही एक हेविली स्ट्रैटिफाइड और डीपली अनइक्वल सोसाइटी को मॉडर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में बदलने की सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त थी। इन प्रोविजंस को पढ़कर ड्राफ्टिंग कमेटी के क्लियर विजन का पता चलता है। उन्होंने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फ्रंट पर देश को सिक्योर करने की कोशिश की। विलियन की इस बात पर एक आखिरी थॉट ध्यान में आता है, जिसके साथ आज की इस गहरी चर्चा को विराम दिया जा सकता है। संविधान ने ठीक अपना काम किया। पेपर पर अनटचेबिलिटी अबॉलिश हो गई, आर्टिफिशियल टाइटल्स भी खत्म कर दिए गए और इस एंटीवायरस को चलाने के लिए पार्लियामेंट ने लॉज भी बना दिए हैं। लेकिन क्या सोसाइटी हमेशा लॉज के हिसाब से चलती है? ये तो एक इटर्नल डिबेट है। आज के इस मॉडर्न तेजी से बढ़ते हुए दौर में जब पुराने टाइटल्स चले गए हैं तो क्या सोसाइटी ने कुछ नए और कंप्लीटली इनविजिबल टाइटल्स और सोशल बैरियर्स क्रिएट नहीं कर लिए हैं? ये आने वाले वक्त के लिए एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल छोड़ दिया है आपने। जैसे आज का प्रिवेलिंग वीआईपी कल्चर देख लीजिए।
गाड़ियों से शायद लाल बत्ती हट गई हो, लेकिन एयरपोर्ट्स पर एक्सक्लूसिव वीआईपी गेट्स, फास्ट ट्रैक एक्सेस और आम आदमी को वेट करवाने का एक नया सिस्टम बन चुका है। या फिर मॉडर्न कॉर्पोरेट एलिटिज्म की ही बात कर लें। बड़ी बड़ी गेटेड कम्युनिटीज और वो इनविजिबल सोशियो इकोनॉमिक लाइंस जो एक आम इंसान को एक सो कॉल्ड मॉडर्न अपर क्लास से पूरी तरह अलग कर देती हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या पुरानी हायरार्की का एक फॉर्म हटाकर हमने एक दूसरी नए फॉर्म की हायरार्की को नॉर्मलाइज तो नहीं कर दिया? ये सच में सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारे एवरीडे सोसाइटी सच में उस ट्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी तक पहुंच पाई है जिसका ख्वाब सदियों का प्रेजुडिस मिटाने वाले संविधान निर्माताओं ने देखा था? या फिर हमारा सोसाइटल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आज भी किसी नए और बड़े अपडेट का वेट कर रहा है? इन्हीं सवालों और इस डीपर इंट्रोस्पेक्शन के साथ आज के इस डीप डाइव से विदा लेने का समय आ गया है। इन बदलती हुई हायरार्कीज को अपने आसपास की सोसाइटी में ऑब्जर्व करना हमेशा नए इंसाइट्स देता है। पढ़ने और सोचने का सिलसिला जारी रखिए।